नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला प्रश्नोत्तरी। तो वर्णमाला प्रश्नोत्तरी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, सीटेट, बीएड, आरओ, एआरओ जैसी संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो और मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है, ये अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं उस पर डाला गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य या व्यवहारिक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। ऑप्शन आपके हैं 44, 52, 33, 39। तो इसका आंसर हो जाएगा 44। 44 किस आधार पर है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो हमारे स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन 33, स्वर 11। इन्हीं को हम लोग सामान्य और व्यवहारिक वर्णमाला में रखते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 44। और यदि इसी में 4 संयुक्त, 2 उच्छिष्ट, 2 अयोगवा, तो इस प्रकार टोटल 52 इनको हम लोग मानक हिंदी वर्णमाला में रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आंसर क्या हो जाएगा? घ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस आधार पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कह रहा है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह कहने का अर्थ यह है इसका कि जो कंठ वर्ग है वो कंठ वर्ग से ही उसी स्थान से उच्चारित होंगे। जो हमारे च वर्ग हैं वो तालु तालु से ही उच्चारित होंगे। इसका कहने का मतलब यही है। तो इसलिए इसका आंसर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। तो इसका आंसर हम लोग पहले ही दे चुके हैं। यहाँ पर 52 किस आधार पर आया है वो भी मैंने बता दिया। तो इसका आंसर ख, 52। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में मूल व्यंजन उच्चारण स्थानों की संख्या। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क 6, ख 9, ग 5, घ 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो 6 किस आधार पर हुआ है? जैसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर तो हम लोग कंठ से पहला हो जाएगा, दूसरा तालु से, तीसरा मूर्धा से, चौथा दंत से, पांचवा ओष्ठ से, छठा नासिक से। तो ये 6 जो हैं इनको मूल व्यंजन उच्चारण की संख्या दिया गया है कि ये 6 होते हैं। और अगला क्वेश्चन 5वें नंबर पर हम लोग चलते हैं। मूल व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर भेद। तो इसके भी 6 होंगे। दोनों क्वेश्चन सेम हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये पूछ रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो ऑप्शन 25, 30, 20, 35। तो कौन सा होगा इसका आंसर? 25 का। कैसे? वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ से 5 हो गया, इसी प्रकार जो हमारे कंठ के बाद तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सभी में 5-5 है। और 5 स्पर्श, 5 उच्चारण स्थानों को या 5 वर्ग को, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो 5 पचे 25, तो टोटल 25 हो गया संख्या। अब आगे चलते हैं। हिंदी में व्यंजन उच्चारणों की संख्या कितनी है? यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल 6 तो पहले ही मैंने गिना चुका हूँ, 3 और हैं। तो 3 कौन है? जैसे कंठ के बाद जस्ट आना चाहिए था, कंठ के बाद तालु आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के बीच में एक आएगा जीवा मूली। और फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। मूर्धा और दंत, मूर्धा और दंत के बीच में एक आएगा आपका दंत मूल से। तो ये 2 हो गया। और एक हो जाएगा ओष्ठ और नासिक के बीच में दंतोष्ठ, ये हो जाएगा आपका तीसरा। तो टोटल 6 और 3, टोटल कितने हो गए? 9। ये सब क्वेश्चन नए पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। हिंदी में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, जिस आधार पर अभी व्यंजनों के था भेद हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी आधार पर क्या है हम लोगों का? स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद भी कितने हैं? वो हमारे 6 हैं। तो 6 कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो 6 में कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। इसमें दंत से नहीं होता है, लेकिन जो कंठ और तालु को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा? कंठ तालव्य। और कंठ और ओष्ठ को मिलाकर कंठोष्ठ। इस प्रकार 6 हो गए। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं?
तभी हम लोगों ने पढ़ा कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो जब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण, तो उसमें उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये कितने प्रकार के व्यंजनों को प्रयत्न के आधार पर बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, इसमें मात्रा नहीं लगा है। कारखाना, अभिताप, कलरव, चहचाना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ग, कलरव, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं प्रयोग किया गया है। क्योंकि अ की जो मात्रा होती है वो नहीं होता है, वो आ की मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस बात को विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। किस विकल्प में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। राष्ट्र, त्रेता, प्रश्न, कर्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्म। अब इसमें पूछ रहा है स्वर रहित र, इसका मतलब र का आधा रूप। र के 3 रूप होते हैं, तो जिसमें से एक र जो होता है इसमें स्वर रहित होता है। तो इसका मतलब ये र जो होता है आधा होता है। जैसे इसका हम लोग जब पढ़ते हैं वर्ण विन्यास, तो वहां पर इसको हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें र का प्रयोग जो है स्वर रहित है या तो स्वर सहित है। तो देखते हैं। क, घ, ङ, ङ, अ। तो इसमें देख सकते हैं र के बाद म आ गया है, इसमें अ नहीं आया है या भी कोई भी मात्रा नहीं आया है या स्वर नहीं आया है। तो इसलिए ये क्या है, स्वर रहित र। तो इसी के बारे में वो पूछ रहा था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अर्ध स्वर किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो हमारे अर्ध स्वर जो है अंतस्थ को कहते हैं। इसका आंसर ख हो जाएगा। य और व ये हमारे व्यंजन हैं जो अर्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं। अगला चलते हैं। कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, अयोगवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोगवा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का अयोगवा। और आगे चलते हैं। डाकघर का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डाकघर, 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 डाकघर। तो क्या हो जाएगा इसका, डाकघर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क, ग, ख, घ। इसमें कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग आपका। ख जो है वो अघोष महाप्राण है। इसको देख लेते हैं कौन से आधार पर लिया गया है इसको। तो अघोष और महाप्राण, इन दोनों में आप लोगों को छांटना है। तो हम लोगों को पहले क्या देखना है कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन सी ध्वनियां होते हैं। तो अल्पप्राण में क्या होता है, 1, 3, 5, 2, 4। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या आता है, अघोष। अघोष में होता है 1, 2। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो 2 जो है हमारा ख वाले स्थान के लिए दूसरा वर्ण जो होता है वो हमारा ख होता है। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक वर्ग के लिए ही फॉलो करता है। जैसे 2 नंबर हो गया तो च के बाद 6 आता है, तो 6 भी होगा। इसमें क्या होगा, अघोष महाप्राण, मगर वो कंठ ध्वनि नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस विकल्प में व्यंजन के साथ स्वर की सही मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ पूछ रहा है। ह के साथ री लगाएंगे तो री सही है। र के साथ उ लगाएंगे तो इसमें रू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ये इस तरह से रू होना चाहिए था, इसमें घुंडी का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्वर की जो मात्रा का प्रयोग हुआ है गलत हुआ है। शुद्ध या प्राकृतिक स्वरों की संख्या है। क 10, ख 11, ग 12, घ 13। आंसर क्या हो जाएगा, क।
10। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? क शब्द, ख वर्ण, ग अर्थ, घ मात्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क शब्द। शब्द क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये हम लोगों ने कमल लिख दिया, तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। कमल हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का उसका मतलब समझ में आता है, कमल का फूल है। ठीक है, तो वो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम लोग इसी को अलट पलट के लिखते हैं, मकल, अब इसका क्या अर्थ होता है हम लोगों को नहीं पता है, तो ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई अगर सार्थक के बारे में पूछेगा तो कमल कमल है। जैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्थक है ना, इसी को वो पूछ रहा था। अगर वो पूछेगा बस भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे है, शब्द वर्ण अर्थ कोई नहीं, तो सेम है। तो इसमें क्या है कि इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी इकाई, लेकिन इसमें कोई आधार नहीं दिया है कि वो सार्थक है या नहीं है। तो इसमें सबसे छोटी अगर हम लोग क भी लिख दे तो क्या हो जाएगा? वो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? अक्षर बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक अगर वर्ण मिलेंगे तो इनको भी अक्षर कहते हैं। तो दोनों का आंसर लगभग सेम था, पूछने का तरीका अलग अलग था। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, समान व्यंजन की बात करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये कहने का इसका अर्थ यह है कि जैसे हम लोग लिख दिए दिल्ली, इसमें ल ल दो बार आया है, इसलिए क्या हो गया? ये दिल्ली। इसी तरह पप्पू, कुछ भी कहिए, जो दो समान अगर व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। सरम, क्यारी, बालक, गुलाम। तो व्यंजन गुच्छ कहिए या तो फिर संयुक्त व्यंजन कहिए। संयुक्त व्यंजन किसको कहेंगे? तो इसमें जो क्यारी है, क्यारी आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन या गुच्छ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 24 का ख आंसर सही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? क हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बात सही है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये हमारा गलत है। अगला भी देख सकते हैं। विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सही है। और कश संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ख। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन हो जाएगा सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ये क्या है? इसमें स्वर तंत्रियों से बिना टकराए अघोष में आता है, इसमें केवल हवा निकलता है। ठीक है, और सघोष में कंपन होता है, ये कंपन इसमें नहीं होता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें कहते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अघोष। क्वेश्चन वही है, बस घुमाकर पूछा गया है, क्योंकि स्वर तंत्रियों में कंपन न होना मतलब कि अघोष, कंपन होना मतलब सघोष। कंपन के साथ जो वर्ड हमारे मुख से निकलते हैं उन्हें सघोष कहते हैं। तो इसका आंसर क। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? स्वर 11 होते हैं, और दो अलग से स्वर मिश्रित व्यंजन जिनको अयोगवा कहा जाता है वो हमारे क है, अंग, अह। यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है?
12 और 35, 11 और 36, 12 और 36, 11 और 35। तो इसका आंसर घ हो जाएगा 11 और 35। तो जो स्वर हमारे 11 हैं वो तो सही है। 35 व्यंजन को उसने स्थान दिया है किसने? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। 35 में कौन कौन हो जाएंगे? 33 तो हमें पता है। 33 जो है हमारे क से लेकर ह तक, और उसके बाद दो नवीन या उच्छिष्ट व्यंजन। टोटल कितने हो गए? 35। इन्हीं को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान दिया है, और इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इन प्रश्नों को भी नोट कर लें क्योंकि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ये दोनों अड़ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। ये ड और ड, ये दोनों अड़ पढ़े जाते हैं क्योंकि इनके नीचे जो है वो बिंदी लगा हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा। इन्हीं को कहा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन या नवीन विकसित व्यंजन, इन्हीं को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकसित वर्ण। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या पूछ रहा है? पक्षी में कितने वर्ण व्यंजन हैं? इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि वर्ण विन्यास किस आधार पर किया जाता है। तो पक्षी का वर्ण विन्यास करके हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं पक्षी का वर्ण विन्यास प, अ, क और स, ई। तो इसमें व्यंजन पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो प और क और श, ये तीन हैं। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अगला चलते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो उन्होंने माना है 2। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। इन दोनों को कामता प्रसाद ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर माना है। शब्द में पहले आने वाले शब्द हैं, सॉरी, शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ख, वक। अब देखिए, ये शब्दकोश आप लोगों को पता होना चाहिए। शब्दकोश में किसके बाद कौन से वर्ण का या व्यंजन का या स्वर का क्रम है। तो ये पता होने के लिए आप लोग एक बात जान जाइए मोटी मोटा, कि पहले स्वर आता है उसके बाद व्यंजन आता है। तो पहले स्वर 11 हो गए, उसके बाद जो हमारे 33 व्यंजन है, और फिर उसके बीच में संयुक्त व्यंजन भी आएंगे। तो ये उन्हीं आधार पर अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो मैं क्लास लूंगा तो उसमें आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप लोगों का सारा सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अंत में किस वर्ण का शब्द समूह आता है? तो हिंदी शब्दकोश में भी क से ह तक ही माना गया है, और शब्दकोश में जो व्यंजन है वो क से ह है। तो इसका ह जो है लास्ट वर्ड होगा, वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर घ हो जाएगा। पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं? तो स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। स्वर, स्थान, काल, प्राण, सुर। काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? क्वेश्चन नंबर 36 का घ। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। जीवा की नोक पर जब ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्तस्य। वर्तस्य। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। तो व्यंजन कोई भी होगा उसके नीचे हम लोग हलंत लगाते हैं, उसी को ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हलंत, ग। निम्नांकित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्पप्राण और अघोष के बारे में पूछ रहा है।
तो इसमें हम लोगों को देखना होगा कि अल्प प्राण और अघोष में कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, और हमारे अघोष में क्या हो जाता है, तो 1 और 2, इन दोनों में मैच क्या किया, 1। तो इसका आंसर जो 1 होगा, पहला वर्ड वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें घ वाले में देख सकते हैं क और त, ये दोनों पहला वर्ड है, इसका आंसर घ। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 आधार पर। और कौन कौन से स्वर तंत्री है, तो हमारा कौन सा है, घोष और अघोष। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या दिया है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो अ आ इ ई और ए औ ज झ। तो स्वर तो पहले तो ये तो पहले छट गया घ। अब बचा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, जो जो क्या हो कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हों, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। और जो सेम मतलब समान स्वर के सहायता से जो बने हैं, संयुक्त होकर बने हैं, उन्हें मूल दीर्घ कहा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों में ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग, ए औ, ए औ। किसी को पुकारने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो किसी को पुकारने के लिए हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे हम लोग ओम लिखते हैं, ओम हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। तो इसमें का बोलने का अर्थ क्या हुआ, ओ, कुछ समय तक हम लोग जो बोलते हैं। जैसे किसी को पुकारने में, किसी को पुकारना रहता है, गांव में कैसे बुलाते हैं लोग, कलुआ रे, तेज से बुलाते हैं ना। तो वही जो है हमारा, जो देर तक हम लोग किसी को पुकारने में कुछ समय लेते हैं, उसी को कहते हैं प्लुत्सन। ये संस्कृत में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम, छह है इसको बोलते हैं कश। कश का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये हमेशा क के बाद आता है। ठीक है। लिखित सॉरी ध्वनि का लिखित रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि का लिखित रूप क्या है। तो ध्वनि को जब हम लोग लिख देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ण। और वर्णों का मौखिक रूप जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा ध्वनि। तो इसका आंसर क, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अयोगवाह अंग अह, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ। निम्नांकित में से बताइए कि उच्छिष्ट ध्वनियां कौन सी हैं। तो उच्छिष्ट ध्वनियां अभी हम लोग पढ़ चुके थे, नवीन विकसित ध्वनि जो हम लोग पढ़े थे वही है, इसका आंसर क हो जाएगा, दोनों अड़। एक कड़ा और होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं 47 क्वेश्चन नंबर, होठों की स्थिति या ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक वर्तुल और एक अवर्तुल्य। जो एक वर्गाकार मुख जो ओष्ठ बोलते समय, और एक वर्गाकार न होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 समान स्वर हो और उनके मेल से जो बनते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें समान कौन से हैं, एक हो गया, ओ, अ अ से तो बना है लेकिन इसमें उ लगा हुआ है, तो 2 समान है नहीं, इसको काट दीजिए। अब बचा क्या, आ में अ प्लस अ जोड़ के ही आ बनता है, औ भी क्या है, अ प्लस ओ मिलके बनता है, तो ये भी गलत हो गया। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ, ग। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। तो इमली, विजय, छत्री, कमलेश, तो इनका क्रम बताना है शब्दकोश के अनुसार। तो मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये क के बाद छ आता है, इस बात को आप लोग जान गए हैं। और मैंने बताया था कि आप लोगों को स्वर पहले आता है, व्यंजन बाद में आता है। तो पहले तो अ हो जाएगा, तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन अ। फिर उसके बाद आएगा क्या इसमें, क और छ, इन दोनों में कौन आएगा पहले, तो क आएगा, फिर इसके बाद छ आएगा, फिर उसके बाद व तो बहुत बाद में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ग। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ग।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।